अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3 एयरवे मैनेजमेंट एमरजेंसी ट्रेनिंग इन एथलीट्स का। तो हमारे पास कुछ की टर्म्स जो हैं वो दी हुई है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमें ये सब की टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक एमरजेंसी सिचुएशन दी हुई है। An assistant football coach runs into an athletic training room, yelling that the head coach has collapsed in his office. The athletic trainer runs into the office and finds the coach sitting in his chair with his head slumped forward. The coach does not respond to shooting and prodding. The athletic trainer quickly realizes the coach is not breathing well and his skin has bluish tint. The athletic trainer tells the assistant coach to call the 911 and activate the emergency action plan. What would you do next? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, किसी बंदे का एयरवे ब्लॉक हो जाता है, तो आपने जो है वो नेक्स्ट क्या करना है। तो एयरवे मैनेजमेंट का हमारा ये चैप्टर है और हम पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एयरवे जो है वो उसकी एनाटमी है। हम उसकी एनाटमी से स्टार्ट लेंगे। ज़ूम कर लेते हैं। तो एयरवे की एनाटमी में हमें ये बताया गया है कि हमारा जो एयरवे है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास अपर एयरवे होता है और एक हमारे पास लोअर एयरवे होता है। जो अपर एयरवे होता है उसमें ओरोफेरिंग्स और नासोफेरिंग्स होते हैं और जो हमारा लोअर एयरवे होता है उसके अंदर एपिग्लॉटिस होता है और लैरिंग्स होते हैं। तो हमारे पास ओरोफेरिंग्स और नासोफेरिंग्स है। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जो है वो सुपरफिशियल जो है वो कवर करेंगे कि जो हमारा नेज़ोफेरिंग्स होता है उसमें 2 पैसेजेस होते हैं जो कि गुजर रहे होते हैं आपकी थ्रू द नोज़ इनटू द पोस्टीरियर ओरोफेरिंग्स में जा रहे होते हैं। एयर पासिंग थ्रू द नोज़ इज़ वार्म्ड एंड द पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड टू द नेज़ल हेयर। जो हमारे नेज़ल हेयर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फ़िल्टर आउट करना। जो हमारी जो वार्म एयर जो है वो नोज़ से अंदर जा रही होती है। Largest diameter of the nasal passages is in the inferior compartment, which is important to remember when placing the nasopharyngeal airway। जब आप प्लेस कर रहे होते हैं इस बात को आप याद रखेंगे कि जो डायमीटर होता है आपका जो inferior compartment होता है नासोफेरिंग्स का, उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। ओरोफेरिंग्स जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है माउथ से एंड इट एंड्स एट द ट्रैकिया। माउथ में क्या है हमारे पास टंग आ जाती है इंफीरियरली और हमारी जो है वो सुपीरियरली एक हार्ड पैलेट होती है। टंग के जो है वो बहुत से फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि एयरवे में हम अगर बात करें तो हम कहते हैं कि टंग हमारे लिए सिर्फ जो है वो प्रॉब्लम ही कॉज करती है। इट इज़ ओनली अ प्रॉब्लम। द टंग इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की सबसे जो कॉमन रीज़न है वो हमारी टंग है, बिकॉज वो बैकवर्ड जो है वो स्लाइड कर जाती है और तो आपका जो एयरवे होता है उसको वो ऑक्लूड कर देती है। तो इस सिचुएशन को हम ये कहते हैं कि टंग इज़ बीइंग स्वॉलोड। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये टर्म यूज़ की जाती है कि टंग जो है वो बैक स्लिप हो गई है और टंग इज़ बीइंग स्वॉलोड। तो लोअर एयरवे में हमारे पास एपिग्लॉटिस आ जाता है और लैरिंग्स आ जाती है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, वो एक कवरिंग होती है जिसने ग्लॉटिस को जो है वो कवर किया हुआ होता है। जब आपका फ्लूइड या फिर फूड जो है वो पास करता है ईसोफेगस में ना, तो वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ट्रैकिया को, आपका जो एपिग्लॉटिस होता है। अब जो लैरिंग्स होते हैं वो 9 कार्टिलेज का से बने हुए होते हैं और मसल्स होते हैं उसमें इज लोकेटेड एंटीरियर टू द 4th, 5th एंड 6th सर्वाइकल वर्टेब्रा जो है अडल्ट में, उसके एंटीरियरली आपके जो है वो लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो ये फोनेशन का काम करता है और एयरवे की जो एनाटमी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको जो है वो सिंपल ही डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट है कि अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए फिर क्या होता है। एयरवे पेटेंसी। एयरवे पेटेंसी एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो एयरवे है वो पेटेंट है। पेटेंट का मतलब है कि हमारा एयरवे जो है वो ओपन और क्लियर है, तो हम तब कहेंगे कि एयरवे क्या है, पेटेंट है। और अगर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, उसमें कोई भी फ्लूइड होगा या कोई फॉरेन पार्टिकल होगा, तो हम कहेंगे कि एयरवे जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है।
तो साइंस ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे इंक्लूड्स, अगर तो आपका एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसमें क्या होगा, स्नोरिंग रिस्पायरेशन होती है, स्टर्नल एंड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होती है, एसेसरी मसल्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं, और क्या आती है, गर्गलिंग साउंड आ रही होती है वहाँ पे, ठीक है। स्नोरिंग रिस्पायरेशंस आर कॉमन एंड इंडिकेट द टंग इज पार्शली ऑक्लूडिंग द एयरवे। अगर स्नोरिंग है तो इसका मतलब है कि टंग आपकी जो है ना वो ऑक्लूड कर रही है आपके एयरवे को। स्मूथ एंड सिमेट्रिकल, smooth and symmetrical expansion of the thorax indicates a normal respiratory effort। ठीक है, अगर स्मूथ और सिमेट्रिकल आपकी थॉरिक्स की एक्सपेंशन हो रही है जब आप जो है वो इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि रिस्पायरेशन जो है वो आपकी नॉर्मल चल रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर द कंडीशन इन विच द अपर स्टर्नम सिंक्स इनवर्ड while द रिमाइंडर ऑफ स्टर्नम एक्सपैंड्स आउटवर्ड इज कॉल्ड स्टर्नल रिट्रैक्शन, तब होगी जब आपका अपर स्टर्नम जो है वो इनवर्ड होगा और जो रिमेनिंग जो आपका स्टर्नम का पार्ट होगा ना वो आउटवर्ड एक्सपैंड हो रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि स्टर्नल रिट्रैक्शन हो रही है। और इसमें बहुत कम आपकी जो एयर वे होती है ना, एयर होगी वो एक्सचेंज हो रही होगी जब आप ब्रीदिंग कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास इंटरनल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन एंड एक्सेसरी मसल्स यूज मोर used mostly describe deep difficulty breathing frequently seen with acute asthmatic attacks and may or may not be related to the airway obstruction। इसमें ये होता है कि एस्थमेटिक अटैक्स के पेशेंट्स को ज़्यादा देखा जाता है कि उनमें जो है वो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और एसेसरी मसल्स जो है ना वो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि उसको क्या होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। Intercostal retractions are seen by examining the chest wall and looking at the muscles between the ribs। Intercostal retraction को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी chest wall होती है हम उसको examine करते हैं, और जो muscles होते हैं हमारे intercostal muscles जो ribs के दरमियान में होते हैं हम उनको देखते हैं। अगर तो muscle जो होते हैं ना वो sink कर रहे हैं inward, ठीक है, मसल्स इनवर्ड जा रहे हैं जब आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड कर रही है बाहर की तरफ आउटवर्ड, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि रिट्रैक्शंस जो होती है ना वो प्रेजेंट है, रिट्रैक्शंस आर प्रेजेंट, तो उसको फिर हम लोग इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। एसेसरी मसल यूज डिस्क्राइब ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपके नेक के अंदर टू ऐड इन एक्सपेंशन ऑफ अ चेस्ट फॉर इनहेलेशन, ठीक। तो गर्गलिंग ऑलवेज इंडिकेट्स द फ्लूइड इन द एयरवे, टिपिकल ईदर कोई स्लाइवा हो सकता है या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटस हो सकता है। सो स्नोरिंग, यहाँ पर एक पॉइंट है कि स्नोरिंग इज़ अ साइन ऑफ पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर स्नोरिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो एयरवे है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, और अगर गर्गलिंग साउंड आ रही है तो इट्स मीन कि वहाँ पर स्लाइवा या फिर वॉमिटस है या कोई फ्लूइड एयरवे के अंदर प्रेजेंट है। अगर हमारी जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है तो हमने उसको क्लियर कैसे करना है, हम उसको ऐसे क्लियर करते हैं। Clearing an obstructed airway usually requires repositioning the head, jaw and neck को हम लोग इसमें हम कहते हैं कि हम head tilt chin lift जो है वो टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम जो है वो कॉन्शियस पेशेंट में यूज़ करते हैं। हम अनकॉन्शियस पेशेंट में कभी हेड लिफ्ट नहीं करें, क्योंकि हम जो है वो सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उसको सर्वाइकल स्पाइन की कोई इंजरी जो है वो हो सकती है। अगर तो वो कॉन्शियस होगा तो वो बता देगा, ठीक है। अगर वो अनकॉन्शियस होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पर हम जॉ थ्रस्ट मैनोवर या फिर ट्रिपल एयरवे मैनोवर जो है वो यूज़ करते हैं उन एथलीट्स के लिए जो हमारे पास जो है वो अनकॉन्शियस होते हैं। उसमें वो एक तो वो पेनफुल भी होता है, उससे ये होता है कि वो एथलीट जो है वो कॉन्शियस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्लूइड एसोसिएटेड विद द गर्गलिंग मस्ट बी सक्शन टू क्लियर द एयरवे। जो हमारा जो फ्लूइड होता है जिससे हमें गर्गलिंग साउंड आ रही होती है उसकी हम सक्शनिंग करते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमने सक्शनिंग जो है वो कितने टाइम के लिए करनी होती है, सक्शनिंग की जो है वो कितने टाइप्स हैं। सेकंड आ जाता है कि एयरवे एडजंक्ट्स। एयरवे में हम लोग जो है वो कौन-कौन सी एयरवे को रिलाइव करने के लिए जो है वो हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ओरोफेरिंजियल होता है और एक हमारे पास नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज़ होते हैं। आर यूज्ड टू रिलाइव एन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे फ्रॉम इनिशियल जॉ थ्रस्ट मैनोवर एज़ शोन इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो ट्रेन्ड एथलेटिक ट्रेनर्स होते हैं ना वही ये मैनोवर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड की है,
पर ये हम कौन से पेशेंट्स में करते हैं जो कॉन्शियस है, हमें नज़र आ रहा है कि इसकी आइज़ ओपन है और ये कॉन्शियस है। इससे क्या होगा कि इसकी जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगा। अगर टंग ओक्लूडेड होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, एयरवे पैटेंट हो जाएगा। और जो जॉ थ्रस्ट मैनोवर होता है वो हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उसको सर्वाइकल स्पाइन की कोई इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने जो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमने जो है वो ओपी एयरवे या फिर जो है हमारे पास ओरोफेरेंजियल और नेसोफेरेंजियल जो एयरवेज हैं वो हमारे पास जो है वो कितने साइजेस में आते हैं और हम उसको जो है वो कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ओरोफेरेंजियल एयरवे की बात करें तो ओरोफेरेंजियल जो एयरवे होता है वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस में आता है और ये एक हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसके साइजेस 8, 9 और 10 होते हैं। इसकी प्रॉपर साइजिंग हम कैसे करते हैं कि इसको हम इट शुड स्ट्रेच फ्रॉम द टिप ऑफ ईयर से जो है वो कॉर्नर ऑफ माउथ तक हम इसको जो है वो रख के मेजर करते हैं और फिर हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक, अच्छा ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हम जो है इसको कैसे जो है वो यूज़ करते हैं। हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं, जो हमारा ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है उसको इंसर्ट करने के लिए हमने जो है वो टंग डिप्रेसर यूज़ करना होता है। हमारी जो टंग होती है उसको स्टेबलाइज करना होता है और फिर जो है वो हम लोग इसको पोस्टीरियर ओरोफेरिंक्स में जो है इंसर्ट करते हैं। वहाँ पर हमारा नेचुरल एयरवे का कर्व होता है उसके साथ साथ। और अल्टरनेटिव मेथड ये होता है कि जिसमें अगर हम टंग डिप्रेसर को यूज़ ना कर रहे हों, इसमें यह है कि ओपी एयरवे इज इंसर्टेड विद द कर्व टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट की तरफ हम उसको इंसर्ट करते हैं अंटिल द टिप इज बियॉन्ड द मिडल ऑफ द टंग। The airway is then rotated into its natural position with the tip downward and into the posterior pharynx. ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये जो टेक्निक होती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैग रिफ्लेक्स जो होता है ना वो आपका इंटैक्ट होता है। जब गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट होगा ना जिस पेशेंट के अंदर या फिर जो है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो जो नेसोफेरेंजियल जो एयरवे होगा, जो ट्यूब होगी, उसको वो क्या करेंगे, उसको वो बाइट करेंगे। ठीक है, उससे फिर जो है वो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, इसलिए कि हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में या फिर उस पॉपुलेशन में जिसमें गैग रिफ्लेक्स इंटैक्ट होगा हम उसमें जो है वो यूज़ नहीं करते। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि इसको इंसर्ट करते हुए जो है वो आपके टीथ या आपकी हार्ड पैलेट जो है वो डैमेज हो सकती है और ये वर्सन कर सकती है। ये मज़ीद आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कॉज कर सकती है अगर हम इसको सही तरीके से पोजीशन नहीं करेंगे। ओरल एंड नेज़ल एयरवेज रिलाइव द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। हम ये बात करते हैं कि ओरोफेरेंजियल या फिर नेज़ोफेरेंजियल जो एयरवेज होते हैं वो आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को कम करते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर जो हमें शो कर रही है कि ये हमारे पास क्या है, ओरल एंड नेज़ल फेरेंजियल एयरवेज है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पे बात करते हैं कि जो हमारे पास एनपी एयरवेज जो नेज़ोफेरेंजियल एयरवे होता है वो एक सॉफ्ट रबर से बना हुआ होता है। वो भी हमारे पास स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइजेस में आता है। इट्स अ नॉन लैटिक्स एयरवेज आर also मैन्युफैक्चर्ड एंड are firmer than the rubber airways से जो है ना वो ज़्यादा फर्म होते हैं। इनके साइज़ भी ऐसे ही हैं, 28, 30, 32 एंड 34 हैं और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी जो है इनके साइजेस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसको हम कैसे पोजीशन करते हैं, हम इसको जो है वो रीच द टिप ऑफ द नोज टू द टिप ऑफ ईयर। हमारी जो टिप ऑफ द ईयर होती है और टिप ऑफ द नोज होती है वहाँ तक जो है वो इसका साइज़ होना चाहिए। हम इसकी जो है वो मेजरमेंट आते हैं। उसके बाद ये है कि जो आपकी जो नेज़ोफेरेंजियल एयरवे है ना उसका जो डायामीटर होता है वो आपका जो आपके जो नेयर्स होते हैं ना, नोज़ के जो नेयर्स होते हैं उसके डायामीटर के अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। द फ्लैंज ऑन द एयरवे प्रिवेंट losing the entire airway in the nose and end is adjusted for length based on sizing। ठीक है, हमें एक साइज़ जो है वो अप्रोप्रिएट रखना है जो नेयर्स के अकॉर्डिंग, उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग रखना होता है। और जो एयरवे फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है वो एक वाटर सॉल्युबल जेल होती है, ज़्यादातर हम जो है वो लिग्नोकेन जेल यूज़ कर रहे होते हैं। हम उससे क्या करते हैं, इसको लुब्रिकेट करते हैं और फिर इसको जो है वो इंसर्ट करते हैं।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मोस्ट कॉमनली जो है वो लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल होता है ना, वहाँ से इंसर्ट किया जाता है। अगर तो वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल रही है जब आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो हम उसको जो है वो बाहर निकालेंगे और उसको री इंसर्ट करेंगे एक न्यू एंगल से। अगर फिर भी जो है वो पास आउट नहीं हो रही लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, तो हम राइट जो है वो नॉस्ट्रिल को यूज़ करेंगे और फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हो सकती हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनको फेशियल कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर एपिटेक्सिस है। एपिटेक्सिस क्या होती है? जिनको नक्सीर वगैरह आती है, उनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जो आपकी नेज़ोफेरेंजियल एयरवे होता है। अगर तो आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है जब आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो रही है तो वो इसके लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब आप फोर्सफुल इंसर्शन जो है वो कर रहे होते हैं नेज़ोफेरेंजियल एयरवे की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एयरवे मैनेजमेंट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। एयरवे मैनेजमेंट हमारी कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम उसको जो है एथलीट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी साथ में प्रोवाइड नहीं करेंगे। एथलेटिक ट्रेनर्स नीड टू चेक द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस डिफाइंड बाय द स्टेट लाइसेंस एक्ट्स, but short-term oxygen administration is not contraindicated in an emergency situation. Involvement of a team physician in the decision to provide oxygen therapy may resolve any conflict. ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन बाय एथलेटिक ट्रेनर में भी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट लॉज। आपके जो स्टेट लॉज होते हैं आपने उनको फॉलो करना होता है कि क्या एथलेटिक ट्रेनर जो है वो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है एथलीट को या नहीं कर सकता। तो अगर जो है वो शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट जो है ये लिखा हुआ है। सेकेंड हम लोग ये बात करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है, जो हमारे ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं वो इधर स्टील के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं और ग्रीन पेंटेड होते हैं। एल्यूमिनियम टैंक्स जो होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं स्टील वाले के, बिकॉज वो लाइटर भी होते हैं और वो रस्ट भी नहीं होते इतनी जल्दी, उनको जंग भी नहीं लगता। ऑल्दो ऑक्सीजन टैंक्स जो होते हैं वो आपकी वेरियस साइजेस में होते हैं और उनके जो है वो प्रेशराइज होते हैं। उनका प्रेशर कितना होता है? 2000 psi होता है जब वो फुल होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है साइज ऑफ टैंक वो हम देखते हैं। उससे पहले ये क्या है, ये फर्स्ट वाली फिगर बता रही है आपके पास कि ये इनएप्रोप्रिएट साइज एयरवेज आर इनइफेक्टिव एंड कैन इंजर द एथलीट। द ओरोफेरिंजियल जो होता है एयरवे, हमने बात की थी कि वो आपके माउथ के कॉर्नर से लेके टिप ऑफ द ईयर तक होना चाहिए, आपका जो ओरोफेरिंजियल होगा। और जो नेज़ोफेरिंजियल होता है एयरवे वो एक्सटेंड करता है आपके नेयर्स, मतलब कि टिप ऑफ द नोज से जो है वो टिप ऑफ द ईयर तक। तो वो उसका जो डायमीटर होता है वो होगा, एयरवे शुड मैच द साइज ऑफ नेयर्स।